पिछली क्लासेस में हम लोगों ने वेक्टर्स का एक पोर्शन पूरा वाइंड अप किया था। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। चैप्टर 2 हमारा चल रहा है फिजिक्स का, फर्स्ट ईयर, अंडर द हेडिंग ऑफ किनेमैटिक्स। और अब हम जो इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक, उसका नाम होगा डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं टोटल पाथ लेंथ। कवर्ड बाय अ बॉडी, जो भी बॉडी टोटल पाथ लेंथ कवर कर रही है उसको हम बोलते हैं क्या? डिस्टेंस। आपके पास जो भी बॉडी टोटल पाथ लेंथ कवर करती है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड एज व्हाट? डिस्टेंस। उसको हम डिस्टेंस का नाम दे रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से चलना शुरू किया उसने, ऑब्जेक्ट है जिसने पॉइंट ए से चलना शुरू किया, पॉइंट ए से चलकर वो बी पर आया, बी से वो सी पर आया और सी से वो डी पर आया। ठीक है, यहां से यहाँ ए से बी तक उसने कवर किया 1 मीटर, बी से सी तक 10 मीटर और सी से डी तक दोबारा 1 मीटर। अब मैं अगर आपसे पूछूं, बताएं उसने कितना टोटल पाथ लेंथ लिया? तो टोटल पाथ लेंथ में हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। डिस्टेंस को डिनोट करते हैं एस और डी से, तो इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 1 + 10 + 1, जिसका मतलब ये बनेगा 10 + 1 11, 11 + 1 12। तो ये डिस्टेंस हो गया इसका 12 मीटर। तो डिस्टेंस में हम ये करते हैं कि हम सारी जितना भी बॉडी टोटल अपनी पाथ लेंथ कवर करती है उसको हम प्लस कर देते हैं, तो हमारे पास कहलाता है डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए जरूरी नहीं होती बॉडी स्ट्रेट डायरेक्शन में, डिस्टेंस के लिए बॉडी किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, तो तभी डिस्टेंस हमारे पास कहलाती है स्केलर क्वांटिटी। और याद रखिएगा डिस्टेंस हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं, डायरेक्शन नहीं देखते। ठीक है, जब भी आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो किसी भी चीज का, आपने सिर्फ देखना है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू विदाउट कंसीडरिंग द डायरेक्शन। व्हाई? बिकॉज डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। और इसकी जो एस आई यूनिट होती है, वो इसका ऐसा यूनिट हमारे पास होता है मीटर्स। उसको हम मीटर्स में मेजर करते हैं, तो डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर्स। डिस्टेंस को मीटर्स में मेजर किया जाता है, डिस्टेंस हमारे पास मीटर्स में मेजर होता है। तो इसलिए आपने याद रखना है कि भाई डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो डिस्टेंस का एस आई यूनिट हमारे पास क्या है? मीटर्स। डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं। गॉट इट? अब आपके पास जो इसके कॉन्ट्रास्ट में चीज आती है वो आती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट आपके पास होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि अगर मैं इसी डायग्राम की बात करूं, जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा ना, सामने वाले बंदे ने बोला भाई डिस्प्लेसमेंट निकाल कर दे, तो आपने कुछ नहीं करना। आपने डिस्प्लेसमेंट निकालने को, उस बंदे ने बोल दिया ना डिस्प्लेसमेंट निकाल कर दे, आपने कुछ भी नहीं करना। आपने सिर्फ एक चीज नोट करनी है, और ये आपने उससे पूछना है मुझे आप इसका इनिशियल पॉइंट बता दें, और आपने इससे पूछना है कि मुझे इसका फाइनल पॉइंट बता दें। अगर आपने उससे ये पूछ लिया कि इसका इनिशियल पॉइंट क्या है और आपने उससे ये पूछ लिया कि इसका फाइनल पॉइंट क्या है, तो आप क्या करेंगे? उसके इनिशियल पॉइंट को उसके फाइनल पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट उस वक्त मिलता है जब इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से क्या कर देते हैं? ज्वाइन। तो ये उस वक्त मिलता है जब इनिशियल पॉइंट को ज्वाइन करते हैं फाइनल पॉइंट्स, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, तो वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। जैसे प्रेडिक्ट कर लें हम यहाँ पे, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए से लेके डी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10 मीटर है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 10 था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 10 होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 मीटर्स। गॉट इट? अब याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये हमेशा स्ट्रेट डायरेक्शन में लाया करता है, और इसके अंदर दोनों देखे जाते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी तो आप साइन भी देखेंगे और मैग्नीट्यूड भी देखेंगे।
जबकि जब डिस्टेंस की बात आएगी तो डिस्टेंस में आपने सिर्फ साइन देखना, सॉरी सिर्फ मैग्नीट्यूड देखने, साइन नहीं देखने। और डिस्प्लेसमेंट में आपको सॉरी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखने, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूं इसकी एक छोटी सी मिसाल, अच्छा इसको भी डिनोट करते हैं एस से और इसके ऊपर एरो बनाते हैं, और इसका भी जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर्स। अब मैं आपसे अगर बात करूं कि भैया आप एक काम करें, आप मुझे बताएं इसका कितना डिस्टेंस है और इसका कितना डिस्प्लेसमेंट है। मैं आपसे बोलूं कि भाई एक बात बताएं, कि इसका कितना डिस्टेंस है, पहले बॉडी यहां पहुंची, सॉरी कलर थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, I'll change it. चारों को डिफरेंट कलर हो। पहले बॉडी ने यहाँ कवर किया 3 मीटर, फिर बॉडी ने यहाँ कवर किया 4 मीटर। पहले बॉडी ए से बी गई, फिर बॉडी बी से सी गई। अब मैं अगर आपसे पूछूं बताएं इसका कितना डिस्टेंस होगा, तो आप इसको ऐड कर देंगे सिंपल, 3 + 4 और कितना हो जाएगा 7 मीटर्स, इज इट। लेकिन अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूंगा, तो अभी भी मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट जब कोई भी पूछेगा तो आपने सामने वाले बंदे से क्या पूछना है, आपने उससे पूछना है कि आप मुझे बताएं कि इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है। तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, इज इट और नॉट। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो अब आप देख रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो अब इस डिस्प्लेसमेंट को मैं निकाल सकता हूँ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में कहते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, अब डी स्क्वायर बराबर आ गया 25 की, और रूट लेंगे तो डी कितना आ गया 5 मीटर्स। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो चेक करें डिस्प्लेसमेंट 7 आ रहा है और डिस्टेंस 7 आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है 5। इसका मतलब हमेशा डिस्टेंस ज्यादा आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट कम आ रहा है। अब कोई अगर पूछे वो कौन सा केस है जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक सूरत में बराबर होंगे, और वो उस वक्त जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। जब भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। Whenever a body moves in a straight line, then its distance will be equal to displacement. जब भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाएगी तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे। यू हैव टू कीप दैट इन योर माइंड। Whenever a body moves in a straight line, then its distance will be equal to what? Displacement. तो उसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, ठीक। अब बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड हमें क्या बताती है, स्पीड हमें बताती है कि हाउ स्लो और फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। स्पीड हमें ये बताती है कि हमारा ऑब्जेक्ट कितना स्लो मूव कर रहा है या हमारा ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है। हाउ स्लो और फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग ये हमें बताती है स्पीड। अब स्पीड निकालते कैसे उसको सुन लें। स्पीड को डिनोट करते हैं v से, और ये बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। जब भी आपको ये चेक करना हो कि बॉडी में कितनी स्पीड पाई जा रही हो, आप दो चीजें देखेंगे। पहली चीज देखेंगे बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, और दूसरी चीजें देखेंगे बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितने टाइम में कवर किया। तो बॉडी जितना डिस्टेंस कवर करती है उस डिस्टेंस को लेंगे, वो जितने टाइम में कवर करती है उस टाइम को लेंगे, और डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट में आपको पता चलेगा बॉडी के अंदर इतनी स्पीड पाई जा रही है। तो स्पीड इज बेसिकली नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होती है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसका एस आई यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। वेलोसिटी एक स्पीड है जो गिवन डायरेक्शन में, यानी कि स्पीड को अगर हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दें तो वेलोसिटी बन जाएगी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी,
इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है, ठीक है। डायरेक्शन इसकी होगी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट विल बी डायरेक्टेड इन अ डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होगी वही डायरेक्शन वेलोसिटी की भी होगी, और इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो याद रखिएगा, जब भी हम स्पीड को एक डायरेक्शन दे देते हैं, whenever a speed is given a particular direction, then this is called velocity। और velocity जो होती है that is the ratio of displacement and time, और velocity एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। सबसे बड़ा फर्क है कि स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी का यूनिट भी होता है मीटर पर सेकेंड। स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, जबकि वेलोसिटी बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डन। अब बात करते हैं सबसे पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसी वेलोसिटी होती है? इसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी की डायरेक्शन दोनों सेम रहती है। तो आपने याद रखना है कि भाई एक ऐसी वेलोसिटी जिसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहे, वो क्या कहलाती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक ऐसी वेलोसिटी जिसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहे, वो क्या कहलाएगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जिसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम रहे, डायरेक्शन भी सेम रहे, उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी का नाम देते हैं। वेलोसिटी जो होती है वो बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के। तो जब भी वेलोसिटी का ग्राफ बनेगा वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में बनेगा। तो वेलोसिटी का ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो वो ग्राफ आपके पास होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बीच में बनेगा। तो यहाँ पे हम लेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे हम लेंगे टाइम। याद रखिएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया जाता है तो वो स्ट्रेट लाइन आता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा। याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर displacement time graph for uniform velocity displacement time graph for uniform velocity will be a straight line। जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा, इसको याद रखना। अब अगला जुमला सुनो, हमें इस ग्राफ का निकालना है स्लोप। स्लोप निकालना है। स्लोप कैसे निकालते? y वाली वैल्यू को x वाली वैल्यू से डिवाइड करके। जब भी हम स्लोप निकालते हैं तो हमेशा y पे जो भी वैल्यू होती है उसको x से डिवाइड करते हैं। अब y पे डिस्प्लेसमेंट है तो मैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट की लाइन खींच रहा हूँ, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। x पे टाइम है तो मैंने यहाँ पे टाइम लिख दिया। ये रिप्रेजेंट कर रहा है y वाली वैल्यू और ये टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है x वाली वैल्यू। अब इसका स्लोप निकालना है। स्लोप होता है y अपॉन x। y पे कौन है? डिस्प्लेसमेंट। x पे कौन है? टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया इसका स्लोप s अपॉन टी। s का मतलब डिस्प्लेसमेंट, t का मतलब टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसके बराबर होता है? वेलोसिटी। तो क्या पता चला? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। देख लें इसको, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये ब्लैंक बनती है पेपर में। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। The slope of displacement time graph will represent velocity. The slope of displacement time graph will represent velocity. Displacement time graph का जो slope होगा वो velocity को represent करेगा। Done?
तो अब ये हमने बात करी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में अब याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब भी बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा और उसका जो स्लोप है वो वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा। अब बात करते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है? वेरिएबल वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी होती है जिसमें वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, या अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो डायरेक्शन चेंज होगी, और अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा। तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। हम जो केस पढ़ रहे हैं वो ये वाला पढ़ रहे हैं जिसमें आपके पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो और डायरेक्शन सेम रहे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन, और वन डायमेंशन में बॉडी स्ट्रेट जाएगी। स्ट्रेट जाने का मतलब हम डायरेक्शन में चेंज लाना अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है ना उसको सेम रखना, डायरेक्शन चेंज करनी है। अब अगेन वही बात है कि ये वेलोसिटी है, और अगर ये वेलोसिटी है तो इसका ग्राफ बनेगा डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। तो इसका ग्राफ हमने बना लिया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बीच में। यहाँ पर आ गया एक्स, यहाँ पे आ गया वाई। एक्स पे हमारे पास होता है टाइम, वाई पे होता है डिस्प्लेसमेंट। जब इसका ग्राफ हम बनाते हैं तो वो हमेशा एक कर्व आएगा, लाइक दिस कर्व। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेरिएबल वेलोसिटी विल बी अ कर्व। जब भी वेरिएबल वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनेगा तो वो हमेशा कर्व आएगा। जब भी वेरिएबल वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनेगा तो वो हमेशा कर्व आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर वेरिएबल वेलोसिटी विल ऑलवेज बी अ कर्व। ठीक है, अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को डिनोट करते हैं वी एवीजी से, बहुत सिंपल सी है। ये बराबर होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जब भी टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट में जो चीज मिलेगी वो कहलाएगी एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी किन वक्तों में मिलती है? जब भी ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्प्लेसमेंट किया कवर जाने वाला टोटल टाइम से हम डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट में हमें जो चीज मिलेगी वो कहलाएगी एवरेज वेलोसिटी। Whenever the total displacement covered by a body is divided by total time taken by a body, then we get average velocity. जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी के अंदर आगे दो स्पीडोमीटर लगे होते हैं, जिसमें से एक स्पीडोमीटर आपको देता है उस गाड़ी की एवरेज वैल्यू, और वो एवरेज वैल्यू ये बताती है कि हमने शुरू से लेके आखिर तक कितना एवरेज कवर किया है। तो उसको हम बोलते हैं नियम जबान में एवरेज वेलोसिटी। और एक वेलोसिटी आपको ऐसी है जो बताती है करंट स्पीड, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जो आपको बताए गाड़ी की करंट वैल्यू उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पाई जाती है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पाई जाती है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर जो भी वैल्यू होती है वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। याद रखिएगा, ये वेलोसिटी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, और अगर ये वेलोसिटी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तभी हम इसके अंदर कहते हैं कि भाई इसमें टाइम की वैल्यू बहुत छोटी होती है, एक लम्हे की वेलोसिटी। आपको पता है कि एक लम्हा जो होता है वो ऐसी चीज होती है जो पलक झपकते गुजर जाती है, और जब वो पलक झपकती गुजर जाती है तो उसमें टाइम बहुत कम होता है। तो उसमें टाइम की अप्रोच जीरो के करीब होती है। जब हमें कोई चीज ऐसे लिखना हो ना कि ये इसके करीब है, इसके करीब है, इसके करीब है, तो हम उसको ऐसे लिखते हैं। करीब का मतलब करीब है, बराबर नहीं है, इसमें और इसमें फर्क है। इसका मतलब है ये बराबर है, इसका मतलब है करीब है। मैं बोल रहा हूँ ये करीब है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपके पास लिखा टाइम एरो जीरो। टाइम एरो जीरो का मतलब टाइम अप्रोचेस टू जीरो। टाइम एरो जीरो का मतलब है टाइम अप्रोचेस टू व्हाट?
जीरो। तो हमारे पास टाइम जीरो के करीब होता है। और इसके अंदर याद रखिएगा एक ऑपरेटर यूज होता है मैथ्स में, इसको हम बोलते हैं लिमिट। जब भी हमें लिखना पड़ता है ना, आप लोग ये प्री इंजीनियरिंग और सीएस के बच्चे तो जाके इसको पढ़ते हैं सेकेंड ईयर में, लेकिन प्री मेडिकल वाले बच्चों का इससे वास्ता नहीं पड़ता। लेकिन हमें जितनी पढ़ना चाहिए हम उतना तो कम से कम सीख सकते हैं। जब भी हम इस तरह लिखना हो कि ये इसके करीब है उसके करीब है, तो वहां पे एक मैथ्स का ऑपरेटर यूज करते हैं, इसका नाम होता है लिमिट। और बाकी फॉर्मूला वही रहता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक लम्हे की वेलोसिटी, एक लम्हे का मतलब जहां पे टाइम बहुत छोटा हो, उस लम्हे की जो वेलोसिटी होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। याद रखिएगा अब एक एमसीक्यू आ गया है, अगर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर हो जाती है तो बॉडी हमेशा किससे मूव करती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। इफ एवरेज वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अगर एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर हो जाएंगी तो बॉडी मूव करेगी किससे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। और अगर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर नहीं होती हैं तो ये मूव करेगा किससे? वेरिएबल वेलोसिटी से। If average velocity becomes equal to instantaneous velocity, then it moves with uniform velocity। और अगर average और instantaneous बराबर नहीं हो रहे तो अब वो मूव करेगा वेरिएबल वेलोसिटी से। ठीक, ये मेरे पास एक वेलोसिटी का लेक्चर था। आपने वेलोसिटी में जो चीज अपनी याद रखने के उसमें रखनी है, दैट इज कि आपको ये याद हो कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप के बराबर होती है। ये वो बात है जो मैं आपसे कई बार कर चुका हूँ जब से अब तक मैंने क्लास लेनी शुरू की है, ये वाले रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास जिसमें चीज आती है उसका नाम है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है आप सुनिएगा। एक्सेलरेशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब भी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसमें प्रोड्यूस होगा एक्सेलरेशन। जब भी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। जैसे कि फर्स्ट कर लें बॉडी की वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड, थोड़ी देर के बाद हो गई 10 मीटर पर सेकंड और टाइम लगा 2 सेकंड, तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वेलोसिटी में चेंज आया, 5 से वो 10 हुई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है। द थिंग दैट इज मैटर इज दैट कि वेलोसिटी में चेंज आना चाहिए। तो अगर बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो तभी उसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं इसका फॉर्मूला होता है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अभी वी एफ माइनस वी आई ओवर टी क्यों है? क्योंकि हमें एक्सेलरेशन का चेंज चाहिए और चेंज किसका चाहिए? वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का चेंज कैसे मिलेगा? जब वी एफ में से वी आई को माइनस कर देंगे तो एक्सेलरेशन बराबर होता है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। और इसको हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी। और इसका जो एस आई यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये कहलाती है एक वेक्टर क्वांटिटी। इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन होगी, और इसकी डायरेक्शन होती है नॉर्मली वेलोसिटी की डायरेक्शन की तरफ। तो ये आपके पास डायरेक्शन इसकी नॉर्मली वेलोसिटी की डायरेक्शन की तरफ होती है अगर हम वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि भाई अगर हमें एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाने को आ जाए तो एक्सेलरेशन का जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ बनता है इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। एक्सेलरेशन का जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में। यहाँ वेलोसिटी आएगी, यहाँ टाइम आएगा। ठीक है। अब फर्स्ट करने हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक ऐसा एक्सेलरेशन है जिसमें एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा।
एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जैसे हमें सेम है, जैसे किसी एग्जांपल होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको पता है कि अगर हम वैक्यूम में हों और हम किसी भी चीज को ऊपर नीचे फेंकें तो उन सबके अंदर सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसीडर की जाती है अप टू सर्टेन एक्सटेंट एग्जांपल ऑफ व्हाट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के एग्जांपल में लाया करता है। ठीक, अब मेरे पास यहाँ वेलोसिटी और यहाँ टाइम है। अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि मुझे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाना है फॉर वेलोसिटी एंड टाइम, तो याद रखिएगा वो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। जब भी इसका ग्राफ बनेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का वेलोसिटी और टाइम के बीच में, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। आई रिपीट माई वर्ड, जब भी इसका ग्राफ बनेगा तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का वेलोसिटी और टाइम। और वेलोसिटी और टाइम के बीच में क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इसके फॉर्मूले में आते ही वेलोसिटी और टाइम, जब इसके फॉर्मूले में आएंगे ही वेलोसिटी और टाइम, तो तभी इसका ग्राफ भी वेलोसिटी और टाइम के बीच में ही बनेगा। ठीक है भाई। अब मैंने क्या किया, मैंने इस लाइन पे दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट मैंने लिया ए और एक पॉइंट मैंने लिया बी। अब मैंने क्या किया भाई, यहां से मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। मुझे एरो वाला नहीं लेना था, सॉरी। यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक, अब चेक करें, ये वाली जो वैल्यू है ना, ये y के ऊपर आ रही है। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। ये वाली वैल्यू y के ऊपर आ रही है, और ये वाली वैल्यू x पे आ रही है। डन। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ये मुझे देगी y वाली वेलोसिटी का चेंज डेल्टा v, क्योंकि पॉइंट बी पे वेलोसिटी कुछ और है और पॉइंट ए पे वेलोसिटी कुछ और है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डेल्टा v के बराबर होगा। और ये वाली वैल्यू मुझे देगी टाइम। अब जब मैं इसका स्लोप निकालूंगा, तो मैंने अभी अभी सिखाया स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है y ओवर x। y की वैल्यू किसके बराबर है, डेल्टा v, और x की वैल्यू किसके बराबर है, t। डेल्टा v अपॉन t किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन। तो क्या पता चला, पता ये चला कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन बताता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन बताएगा। जब जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो वो हमेशा आपको एक्सेलरेशन देगा। ठीक हो गया। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, एक्सेलरेशन। अब आगे बढ़ते हैं। अब याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारी बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। इसको याद रखिएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो भी एरिया आएगा, फर्स्ट कर ली ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब मैंने कहा इसका एरिया निकालें, तो आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, इसका एरिया है। ये जो भी एरिया हम कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच का, ये हमें बताएगा कि हमारी बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्टेंस कवर्ड बाय आ बॉडी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच का जो भी एरिया होगा वो हमें बताएगा कि हमारी बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक हो गया, इसको आपने यहां तक रखना है याद।